नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज इसमें आज हमारा है 16वां लेक्चर, जिसका नाम है भारत की मृदाएं। आज हम डिटेल से भारत की मृदाएं पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, मैप की सहायता से हम सारी जितनी भी सोइल हैं यानी जितनी भी मिट्टी हैं उनको पढ़ने वाले हैं। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी क्या होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा कहते किसे हैं, यानी मृदा क्या है। तो दोस्तों, मृदा की डेफिनेशन है पृथ्वी के ऊपरी सतह जिस पर बारीक, मध्यम और मोटे कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को ही क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। दोस्तों, मिट्टी और मृदा इसको हम कई बार सिमिलर मान लेते हैं, लेकिन मिट्टी और मृदा सिमिलर नहीं है। दोस्तों, जो ये सिमिलर वर्ड्स होते हैं यानी कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो 100% सिमिलर नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मुझे भगवान में विश्वास है, दूसरा मैं बोलूँ कि मुझे भगवान में आस्था है, तो ये दोनों वर्ड ऐसा लग रहा है कि सिनोनिम है, यानी कि पर्यायवाची हैं, एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं बिल्कुल, और 100% लग रहा है कि सिमिलर भी है। लेकिन मैं बोलूँ कि मुझे विश्वास है कि आज बारिश आएगी, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं बोलूँ मुझे आस्था है कि आज बारिश आएगी, ये फिट नहीं बैठ रहा है। तो जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो 100% सिमिलर नहीं होते हैं। तो जो मिट्टी और मृदा है वो भी सिमिलर नहीं है। अभी आगे हम देखने वाले हैं जो मृदा की प्रोफाइल है, उसमें क्या होता है कि मृदा होती है उसमें 4 लेयर होती है, और जो मिट्टी होती है जो ऊपरी परत होती है मृदा की, उसी को हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। तो मिट्टी और मृदा सेम नहीं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर बारीक, मध्यम और मोटे कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। दोस्तों, किसी भी मृदा के लिए वहाँ पे यदि हमें कृषि करनी है या कोई वनस्पति उगानी है तो उसके लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। वो पोषक तत्व हैं 16। इन 16 पोषक तत्वों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है मुख्य पोषक तत्व, दूसरी है प्राथमिक तत्व, तीसरी है द्वितीयक तत्व और चौथी है सूक्ष्म तत्व। इन 4 कैटेगरीज में 16 पोषक तत्व होते हैं। अब हम देखते हैं कि मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक तत्व कौन कौन से होते हैं, द्वितीयक तत्व कौन कौन से होते हैं और सूक्ष्म तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मुख्य तत्व, तो इसमें देखिए CHO का मतलब होता है, C का मतलब होता है कार्बन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो ये होते हैं मुख्य पोषक तत्व। और कोई भी जो पौधा या वनस्पति हैं इन तीनों तत्वों को यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हवा या पानी के माध्यम से ग्रहण करते हैं। अगर प्राथमिक तत्व की बात करें तो वो भी 3 होते हैं, जिसको बोलते हैं NPK। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फास्फोरस और K का मतलब होता है पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनको बोलते हैं प्राथमिक तत्व। द्वितीयक तत्व की बात करें तो द्वितीयक तत्व होते हैं 3। एक होता है Ca, S और Mg, कास मग, ऐसे याद रखना है, कास मग। Ca से होता है कैल्शियम, S से होता है सल्फर जिसको हिंदी में बोलते हैं गंधक, और Mg से होता है मैग्नीशियम। तो ये 3 जो तत्व हैं वो हैं द्वितीयक तत्व। सूक्ष्म तत्व की बात करें तो ये कुछ हैं, जैसे फेरिक हैं Fe, Zn जिंक यानी कि जिसको हिंदी में जस्ता बोलते हैं, Mn मैग्नीज, Mo मोलिब्डेनम, Co कोबाल्ट और B बोरोन। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये होते हैं सूक्ष्म तत्व। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 और 3 9, 9 और 6 ये 7 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और
आई थिंक इसमें एक मिसिंग है, सूक्ष्म तत्वों में एक मिसिंग है, तो ये टोटल 16 होते हैं, यानी कि ये 7 होते हैं, 7 होते हैं, इसमें एक मिसिंग है और ये टोटल 16 हो गए। अब देखते हैं कि जो प्राथमिक तत्व हैं और जो द्वितीयक तत्व हैं वो कौन कौन से। हाँ दोस्तों, जो सूक्ष्म पोषक तत्व थे उसमें जो मिसिंग था वो था क्लोरीन। तो ये टोटल 7 सूक्ष्म थे और प्राथमिक थे 3 और 3 थे द्वितीय और जो मुख्य थे 3, तो 9 और प्लस 7, तो ये टोटल 16 होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्राथमिक और जो द्वितीयक हैं उनका क्या काम है। जो प्राथमिक हैं कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन उपयोग में आता है जड़, तना, पत्ती की विकास में, यानी कि जड़ों का विकास, तने का विकास और पत्तियों का विकास, ये होता है नाइट्रोजन के कारण। अगर फास्फोरस की बात करें तो ये बीज और फलों के विकास में उपयोगी है। और पोटेशियम की बात करें तो जो एंजाइम है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो इन तीनों का अलग अलग काम होता है। दोस्तों, हम आदर्श अनुपात यानी कि एनपीके का आदर्श अनुपात यानी कि कितना अनुपात होना चाहिए किसी मृदा में, तो वो होना चाहिए 2:1:1, यानी कि 2 रेशो तो होनी चाहिए नाइट्रोजन के, 1 रेशो होना चाहिए फास्फोरस और 1 रेशो होना चाहिए पोटेशियम। कहने का मतलब है कि यदि 2 किलो अगर नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं तो 1 किलो यूज़ करनी है फास्फोरस और 1 किलो यूज़ करनी है पोटेशियम, तो ये रेशो होना चाहिए। अब बात, ये तो प्राथमिक तत्व थे। अगर द्वितीयक की बात करें तो द्वितीयक में कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, ये 3 थे। कैल्शियम का क्या है? कोशिका झिल्ली की स्थिरता को बनाए रखने में उपयोगी है। कैल्शियम कोशिका झिल्ली की स्थिरता को बनाए रखने में उपयोगी है। अगर गंधक की बात करें तो ये प्रोटीन संरचना को स्थिर रखने में सहायक है। मैग्नीशियम की बात करें तो ये क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है, जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन का निर्माण संभव नहीं है। यदि मृदा के अंदर मैग्नीशियम की उपस्थिति ना हो तो क्लोरोफिल की प्रक्रिया नहीं होगी, और अगर क्लोरोफिल की प्रक्रिया नहीं हुई तो पौधे या कोई भी वनस्पति अपना खाना यानी कि भोजन नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मैग्नीशियम का रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इम्पोर्टेंट इन 16 पोषक तत्वों का ही है, लेकिन जो प्राथमिक और द्वितीयक तत्व हैं, जैसे मैंने बताया था CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो तो जल और हवा से ले लेते हैं। बाकी ये 6 तत्व हैं प्राथमिक और द्वितीयक, ये मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो 7 सूक्ष्म पोषक तत्व बच गए हैं उनका क्या काम है? उनका काम है जो प्राथमिक और द्वितीयक जो पोषक तत्व हैं इनको मेंटेन करने का काम है। आई होप कि आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में और मृदा की डेफिनेशन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मृदा के निर्माण की। मृदा का निर्माण कैसे होता है? दोस्तों, ये 1-2 दिन की कोई प्रक्रिया नहीं है कि मृदा का निर्माण 1-2 दिन में हो जाए, बल्कि ये हजारों लाखों सालों की प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्माण होता है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो सेल होती है यानी कि जो चट्टानें होती है, उन चट्टानों में क्या होता है? जलवायु के कारण अपक्षय और अपर्दन होता है। दोस्तों, अपक्षय का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेदरिंग, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में इरोजन। इसमें डिफरेंस मैं बताता हूँ। यदि मान लीजिए जैसे कोई चट्टान है, इसका अपने स्थान पर ही किसी केमिकल रिएक्शन के कारण या जैविक प्रक्रिया के कारण अगर इसमें टूट फूट होता है अपने स्थान पर ही, तो इसको बोलेंगे अपक्षय। और यदि ये चट्टान आगे हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से बहकर आगे चली जाती है और इसमें टूट फूट होता है, तो उसको बोलते हैं इरोजन। तो जो सेल होती है उसमें जलवायु के कारण क्या होता है? अपक्षय और अपर्दन। इसके परिणाम स्वरूप बनती हैं खनिज मृदा। खनिज मृदा का निर्माण होता है। सेलों के द्वारा अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया के कारण खनिज मृदा का निर्माण होता है। वहीं वनस्पति के कारण, जो वनस्पति होती है उसका जलवायु के कारण जो वनस्पति है वो होती है नष्ट। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा नहीं टिकी रह सकती, तो वनस्पति भी कभी ना कभी तो क्या होगी? नष्ट होगी। तो जब वो वनस्पति जलवायु के कारण क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, तो उसके कारण जो ह्यूमस का निर्माण होता है, यानी कि वनस्पति में क्या होता है?
जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या कर देते हैं, इसको सड़ा गला देते हैं, जिसके कारण ह्यूमस का निर्माण होता है और सेलों के कारण खनिज मृदा का निर्माण हो गया। ये जब खनिज मृदा और ह्यूमस आपस में मिल जाते हैं तब जाके मृदा का निर्माण होता है। तो दोस्तों, जो मृदा का निर्माण है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा सदगुरु का, उनका एक कैंपेन है सेव सोइल, आपने न्यूज़ में देखा होगा सेव सोइल। दोस्तों, वो ऐसा क्यों, ये कैंपेन क्यों चला रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, जो मृदा का निर्माण है वो कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं, जैसे मैंने बताया आपको हजारों लाखों सालों का प्रोसेस है। यदि हमने अगर मृदा को नहीं बचाया तो हमारा जो एरिया है, यानी हमारे भारत का जो एरिया है वो दुनिया का एरिया है केवल 2.4%, लेकिन दुनिया की 18% आबादी केवल भारत में रहती। तो इतनी आबादी का इतने से क्षेत्रफल में एग्रीकल्चर माध्यम से उत्पादन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और अभी आगे मैं बताऊंगा कि हमारी जो भारत की मृदाएं हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की कमी है। तो पहले ही प्रॉब्लम है, और यदि हमने अगर मृदा को नहीं बचाया तो और भी समस्याएं खड़ी हो सकती। तो ये जो कैंपेन है वो, यदि आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस में आपको कोट करने में काम आ सकता है। तो ये था हमारा मृदा निर्माण की प्रक्रिया। आई होप कि आपको मृदा के निर्माण के बारे में पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हर जगह की जो मृदा है, इनकी मिट्टी जो है वो अलग अलग होती है, वो अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि कुछ कारक होते हैं जो कि इस मृदा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में देखते हैं। दोस्तों, मृदा को प्रभावित करने वाले 5 कारक हैं। वो 5 कारक कौन कौन से हैं? पहला है पेत्रक शेल, यानी कि जो चट्टानें हैं, पुरानी चट्टानें, वो प्रभावित करती हैं, यानी किस प्रकार की चट्टानें हैं वो प्रभावित करती हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की मृदा का निर्माण होगा। दूसरा है जलवायु, कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की जलवायु गर्म है या ठंडी है, तो वहाँ पर उसी प्रकार की मृदा का निर्माण होगा। वहाँ की वनस्पति, भूमिगत जल, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वो कितना है, कम है या ज़्यादा है, तो वो भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है। इसके बाद में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों की इंपॉर्टेंस है कि जो वनस्पति रहती है उसको सड़ाकर जो ह्यूमस है उसका निर्माण करें, तो वहाँ पर कितने सूक्ष्म जीव हैं वो भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो ये 5 कारक आपको याद रखने हैं कि मृदा को प्रभावित करने वाले ये 5 कारक हैं। अब एक बार इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पेत्रक शेल। पेत्रक शेल का बारे में मैंने बताया कि पुरानी जो चट्टानें, मिट्टी के निर्माण में पेत्रक शेलों का मुख्य योगदान है। और जो चट्टानें हैं उनमें अपक्षय के माध्यम से क्या होता है, आधारभूत खनिजों का निर्माण होता है। इन खनिजों में ही जो मैंने आपको जो पोषक तत्व बताए थे, उन पोषक तत्वों की उपस्थिति इन्हीं चट्टानों में रहती। अगला हमारा है जलवायु। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि किसी जगह की मृदा किस प्रकार की होगी वो जलवायु पर डिपेंड करती है। जलवायु में हम तापमान और वर्षा, इन 2 चीज़ों को शामिल करते हैं। यदि तापमान अधिक रहता है तो रासायनिक क्रिया हो जाती है तेज, यानी कि जहाँ पर जो जलवायु है वो यदि गर्म जलवायु होगी तो वहाँ पे जो मृदा का जो निर्माण है वो तेज़ी से होगा। वहीं यदि अगर जलवायु ठंडी है, यानी कि जो तापमान है वो कम है, तो मृदा का निर्माण धीमा होगा। अगली बात करें कि वर्षा की, तो यदि अगर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो जो मृदा है उसके पोषक तत्व क्या करते हैं, रिसकर, यानी कि नीचे चले जाते हैं। रिसकर जो मिट्टी है उससे नीचे चले जाते हैं। इसको बोलते हैं निक्षालन क्रिया, यानी कि पोषक तत्वों का रिसकर नीचे चले जाना निक्षालन क्रिया कहलाता है, जिसके कारण जो मृदा है उसकी जो उर्वरता वो हो जाती है कम। इसलिए जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो वो मृदा
अनउपजाऊ हो जाती है। इसके कारण हमें बाहर से क्या करना पड़ता है, ये पोषक तत्व मिलाने पड़ते हैं, ये पोषक तत्व मिलाने पड़ते हैं। शुष्क क्षेत्रों की बात करें, यानी कि जैसे राजस्थान वाला इलाका है, वहाँ पे क्या होता है, वाष्पीकरण। क्यों, गर्म स्थान है तो वाष्पीकरण की क्या होती है, क्रिया तेज होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर होता है, वो ग्राउंड वाटर यानी कि जो नीचे का जो पानी होता है वो ऊपर सोख लिया जाता है। इसको बोलते हैं केशिका प्रभाव, केशिका प्रभाव। और नीचे का पानी ऊपर सोखने के कारण यानी वाष्पीकरण के कारण जो मृदा होती है, इसकी ऊपरी सतह पर क्या होता है, एक सफ़ेद लेयर बन जाती है जो होती है चूना की, चूना की। और ये इस जो चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की परत बिछ जाती है, जिसके कारण जो मिट्टी है वो होती है अनु उपजाऊ, यानी कि अधिक वर्षा हो तो जो भूमि है वो अनुपजाऊ हो जाती है। वहीं अगर शुष्क क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जो मिट्टी मृदा है वो अनुपजाऊ हो जाती है। अधिक वर्षा होगी तो भी अनुपजाऊ हो जाएगी, और शुष्क क्षेत्रों में अधिक वाष्पीकरण के कारण भी मृदा अनुपजाऊ हो जाएगी। तो ये हमारी जलवायु थी। अगले हैं हमारे वनस्पति। जैसे मैंने बताया था कि वनस्पति की सड़ने गलने से ह्यूमस का निर्माण होता है। भूमिगत जल, मैंने बताया कि ये एक प्रमुख घटक है मृदा के निर्माण में, कि यदि भूमिगत जल अगर वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा रहती है कहीं पर तो मृदा अनुर्वर हो जाती है, और अगर वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम रहती है तो मृदा की जो उर्वरकता है वो अच्छी रहती है। वहीं अगर रासायनिक तत्व भी इससे प्रभावित होते हैं भूमिगत जल से, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस भी होती है। सूक्ष्म जीव जो वनस्पति हैं उनको सड़ा गलाकर क्या करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे जो मृदा को प्रभावित करने वाले जो कारक थे 5, उनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं मृदा संगठन की, यानी कि मृदा के अंदर क्या क्या उपस्थित रहता है, यानी कि सोइल कॉम्पोजिशन। देखिए दोस्तों, ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में देखिए आपको जो मृदा होती है उसमें 46% यानी कि 46% क्या रहता है, मिनरल यानी कि खनिज रहते हैं, 25% पानी यानी कि वाटर, 25% हवा, और 4% ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ। तो इन 5 तत्वों से मिलकर मृदा का निर्माण होता है। मिनरल सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर वाटर, एयर और ऑर्गेनिक मैटर। तो ये आपको 5 तत्व याद रखने हैं। ये 5 तत्व कौन कौन से मृदा में रहते हैं, यानी मृदा किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मिनरल, वाटर, एयर और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों ही रहते हैं इसमें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर, तो इनसे मिलकर बनी होती। अब हम देखते हैं मृदा की प्रोफाइल, यानी मृदा परिच्छेदिका, इसको हिंदी में बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल। मृदा प्रोफाइल के अंदर 4 लेयर होती हैं। सबसे जो ऊपरी लेयर है उसको बोलते हैं ऊपरी मृदा, ये मृदा की सबसे ऊपरी परत है, और यही होती है ह्यूमस। कौन सी होती है, ह्यूमस, यानी वनस्पति के सड़ने गलने के कारण ये सबसे ऊपरी जो लेयर है उसका निर्माण होता है। इसके बाद में जो दूसरी लेयर है उसमें बालू का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं मिट्टी के, तो बालू, गाद और चिकनी मिट्टी, इन चीज़ों से मिलकर बनी होती है दूसरी लेयर, इसको बोलते हैं उपमृदा। पहली वाली मृदा ये उपमृदा। तीसरी जो लेयर है वो है अधः स्तर, यानी कि अपक्षय छेले, यानी कि थोड़े जो कंकड़ हैं वो थोड़े बड़े बड़े हो रहते हैं, यानी चट्टानें थोड़े बड़े रूप में टूटी रहती हैं। और चौथी सेल है आधारी सेल, यानी कि बेस सेल, जो अपक्षयित नहीं होती है, अपक्षयित नहीं होती है। तो इन 4 चट्टानों से, इन 4 लेयर से मिलकर मृदा का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं सोइल प्रोफाइल। ये चारों ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पहली, ह्यूमस, यानी कि ऊपरी मृदा। तो ये थी मृदा परिच्छेदिका। अब बात करते हैं मृदा के गुणों की। मृदा के गुण यानी मृदा किस प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, मृदा के 3 प्रकार के गुण हो सकते हैं, अम्लीय मृदा, उदासीन मृदा या फिर क्षारीय मृदा। अगर उदासीन मृदा की बात करें तो पीएच का मान 7 हो तो उदासीन मृदा। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ
हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब होता है कि यदि मृदा में हाइड्रोजन आयन, दोस्तों अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा अगर कम रहती है तो वो मृदा अम्लीय होगी, और यदि हाइड्रोजन आयन की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो वो क्षारीय होगी। और अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा अगर 7 रहती है तो उसको बोलते हैं उदासीन, यानी कि न्यूट्रल। जैसे मैंने बताया, अगर 7 से कम रहेगा पीएच का मान तो वो अम्लीय मृदा होगी, और अगर 7 से अधिक रहेगा तो वो होगी क्षारीय मृदा। तो अब यदि हम बात करें कि जो पौधे हैं उनके लिए सबसे सूटेबल पीएच कौन सी है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि अम्लीय मृदा है तो उसके लिए यदि हम उसमें चूना, बेसिक स्लैग और पेपर मील स्लज अगर ये मिलाते हैं तो जो अधिक अम्लीय मृदा है तो उसकी जो अम्लीयता है वो कम हो जाती है। चूना आप जानते हो CaO को बोलते हैं। बेसिक स्लैग क्या होता है कि जब हम जो धातु निष्कर्षण करते हैं, यानी धातु की शुद्धि करते हैं, तो धातु निष्कर्षण में जो कचरा बच जाता है साइड में धातु को शुद्ध करने के बाद, उसे बोलते हैं बेसिक स्लैग। उसको यदि हम मिलाते हैं तो मृदा की अम्लीयता कम होती है। वहीं पेपर मील स्लज, जिस प्रकार से हम पेपर बनाते हैं और पेपर बनने के बाद में जो साइड में जो कचरा बच जाता है उसको यदि हम मिलाते हैं तो उससे भी अम्लीय मृदा कम होती है। तो ये 3 तरीके हैं मृदा की अम्लीयता को कम करने की। ये पूछे जा सकते हैं कि मृदा की जो अम्लीयता है वो किस प्रकार से की जा सकती है। तो या तो हम चूना मिला दें, या बेसिक स्लैग मिला दें, या पेपर मील स्लज मिला दें, तो इनसे अम्लीय मृदा की जो अम्लीयता है वो कम हो जाएगी। वहीं अगर कोई क्षारीय मृदा है तो क्षारीयता को कम करने के लिए क्या करते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। हमारे प्रॉब्लम जो भारत की मिट्टियाँ हैं उनमें क्षारीयता की प्रॉब्लम अधिक है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जिप्सम मिलाते हैं ताकि उसकी क्षारीयता कम हो जाए। अब अगर हम मोस्ट सूटेबल पीएच मान की बात करें तो पौधों की वृद्धि के लिए 6 से लेके 7.5 के मध्य पीएच का मान होना चाहिए। यानी यदि मृदा का पीएच अगर 6 से 7.5 के बीच में होता है तो वो सबसे बेस्ट मृदा रहती है, उसमें किसी भी चीज़ की मिलाने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन यदि अगर अधिक अम्लीय है तो मैंने बताया आपको चूना, बेसिक स्लैग और पेपर मील स्लैग, ये चीज़ें, और भी कई चीज़ें आती हैं, ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट थे वो बताएं। वहीं अगर क्षारीय मृदा अगर हो ज़्यादा तो उसमें हम जिप्सम मिला देंगे ताकि उसकी क्षारीय मृदा है और जो क्षारीयता है वो कम हो जाए। तो ये थे मृदा के गुण। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अब हम बात करें कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ होती है, यानी भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों एक संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये संस्था जो है एग्रीकल्चर में रिसर्च का काम करती है। इस संस्था के द्वारा ये बताया गया है कि भारत में कुल 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। इसमें पहली मृदा है जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। दूसरी है काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। तीसरी है लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल। चौथी है लेटेराइट मिट्टी। पांचवी है मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि डेजर्ट सॉइल। छठी है पर्वतीय मिट्टी यानी कि माउंटेन सॉइल। सातवीं है लवणीय मिट्टी यानी कि सैलाइन सॉइल। और आठवीं है पीट मिट्टी यानी कि पीटी सॉइल। तो ICAR के अनुसार ये 8 प्रकार की मृदाएं हैं हमारे भारत में। अब हम डिटेल्स इन सभी मिट्टियों को मैप की सहायता से पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस मिट्टी में किन पोषक तत्वों की अधिकता और किन पोषक तत्वों की कमी रहती है, और किस प्रकार की फसलों का उत्पादन इन मिट्टियों में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। दोस्तों ये मैप है ICAR का, यानी कि कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो जलोढ़ मिट्टी है वो हमारे भारत में, ये देखिए आप जो डार्क ब्राउन वाला एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए आप मैंने बना रखे यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी। तो ये जो डार्क ब्राउन वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको मिलेगी जलोढ़ मिट्टी। भारत के लगभग 40% भाग पर ये मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए
कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी, जो कि 40% भाग पर पाई जाती है। और ये कहाँ से लाई गई है? नदियों के द्वारा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हैं हमारे हिमालय। 3 चीज़ हैं, एक है हिमालय, एक है मैदान और एक है हमारा दक्षिण का पठार, जिसको दक्कन का पठार कहते हैं। सबसे पहले इसका निर्माण हुआ, उसके बाद में हिमालय का निर्माण और उसके बाद में मैदान। तो जो हिमालय हैं उसमें अपरदन के कारण अपरदन हुआ और जो नदियाँ थीं उन नदियों के द्वारा इन मैदानों का निर्माण किया गया। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये जो हिमालय की नदियाँ हैं उनके द्वारा लाई गई है। ठीक है। इसके बाद में ये मैदानी भागों और तथा तटीय भागों में, यानी मैदानी भागों में और तटीय भागों में आपको मिलेगी। इस मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें बालू कण का मतलब होता है जो मिट्टी के बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। कभी किसी नदी में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ के जो मिट्टी के जो कण हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, उनको बोलते हैं बालू कण। और चीका का मतलब होता है कि जो मिट्टी में चिपचिपाहट होती है ना, उसको बोलते हैं। तो चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है, यानी बालू और चीका की मात्रा अवेलेबल होती है। दोस्तों ये जो मिट्टी है, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है, ये धान की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि यहाँ पर धान की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि ये धान की खेती के लिए क्या है, उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन यानी कि N, P यानी कि फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। NP और ह्यूमस, इन 3 चीज़ की कमी है। जबकि जो पोटास और चूना है उसकी बहुलता है, यानी कि हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ये 2 उर्वरक बाहर से मिलाने पड़ते हैं इस मिट्टी में। तो ये हमने पढ़ी है जलोढ़ मिट्टी। मैंने मैप में आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। ये मैप की सहायता से आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में, यानी भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, जो कि मैदानी भागों में और कहाँ जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो तटीय इलाका है वहाँ पर मिलेगी। और जो उत्तरी भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर मिलेगी। और ये धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप इतना याद रखें। अगली हमारी मिट्टी है काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैप में देखिए कि जो काली मिट्टी है, ये देखिए ये काली मिट्टी आपको मिलेगी ये दक्कन के पठार में, यानी ये जो ये दक्कन का पठार है यहाँ पर आपको मिलेगी काली मिट्टी। इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के कारण। इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इस मिट्टी में क्या होता है कि क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। इसके कारण इसको क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली। ऐसा लगता है कि इसकी कोई जुताई की गई है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। और दरारें पड़ने के कारण क्या होती है, इसमें जो नमी रहती है वो नमी की समाप्ति हो जाती है। इसी कारण से इसमें नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक रहती है। इसमें अगर बात करें कि लोहा, चूना और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इसकी तो बहुलता रहती है, लेकिन जो जैव पदार्थ हैं सॉरी, यहाँ पे बहुलता नहीं है, कमी रहेगी। यानी कि इनमें लोहा, चूना और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की कमी रहती है, जबकि जो जैव पदार्थ हैं उनकी बहुलता रहती है। अगर कृषि की बात करें तो इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि काली सोइल कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों काली मिट्टी को आपने याद रखना है कि ये दक्कन के पठार में मिलती है। ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसको रेगुर मिट्टी या फिर स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक रहती है। इसमें लोहा, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की कमी है, जबकि जो जैव पदार्थ हैं उनकी बहुलता है। और यहाँ पे कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो ये थी हमारी काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सोइल। अगली जो हमारी मिट्टी है वो है लाल मिट्टी, यानी कि रेड सोइल। सबसे पहले आप देखिए कि रेड सोइल आपको कहाँ मिलेगी। तो
आपको जो पूर्वी तट दक्कन का जो दक्कन पठार का पूर्वी इलाका है वहाँ पर मिलेगी, जो झारखंड छत्तीसगढ़ का इलाका है। इसके अलावा पूर्वी जो घाट है वहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा जो दक्षिण का भाग है वहाँ पर, और कुछ कुछ आपको मिलेगी पश्चिमी तटीय प्रदेशों में भी आपको लाल प्रकार की मिट्टी मिलेगी। इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? वो होता है लोहे के ऑक्साइड के कारण। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी N और P की क्या रहती है? कमी रहती है। फसलों की बात करें तो इसमें मोटे अनाज है, जैसे ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन और तंबाकू की खेती होती है। लाल मिट्टी में मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, इसके अलावा दलहन, तिलहन और तंबाकू की खेती होती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि लाल मिट्टी आपको जो पूर्वोत्तर इलाका है वहाँ पर भी मिलेगी। यहाँ पर भी देखिए आपको लाल मिट्टी मिलेगी। इसके अलावा जो दक्षिण का पूर्वी भाग दक्कन का पठार है उसका जो पूर्वी भाग है यानी झारखंड छत्तीसगढ़ वाला जो भाग है वहाँ पर, इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश का इलाका है वहाँ पर भी मिलेगी, और जो भारत का दक्षिणी इलाका है वहाँ पर भी आपको लाल मिट्टी मिलेगी। और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी रहती है। इसके अलावा इसमें जो खेती है उसमें मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन और तंबाकू की खेती होती है। तो ये हमारी लाल मिट्टी समाप्त हुई। अगली मिट्टी है हमारी लेटेराइट मिट्टी यानी कि लेटेराइट सोइल। दोस्तों जो लेटेराइट सोइल है वो आपको मुख्यतः जो पूर्वी और पश्चिमी जो तटीय प्रदेश है वहाँ पर आपको ये मिट्टी मिलेगी। ये जो लेटेराइट मिट्टी है ये मानसून की आर्द्रता और शुष्कता यानी लगातार आर्द्रता और शुष्कता के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी रहती है, लेकिन जो सिलिका रहती है उसकी सिलिका की अधिकता रहती है। लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता रहती है, सिलिका की कमी रहती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की भी कमी रहती है। ये जो मृदा है इनकी जो लेटेराइट मृदा है उसकी जो प्रकृति है वो है अम्लीय, और ये जो लेटेराइट मृदा है अम्लीय प्रकृति होने के कारण चाय की खेती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो पूर्वी और पश्चिमी तटीय प्रदेश है वहाँ पर जो लेटेराइट सोइल है उस सोइल में चाय की सबसे अधिक खेती की जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी लेटेराइट मिट्टी। लोकेशन याद रखनी है और किस तत्व की इसमें अधिकता और कमी है और किस खेती के लिए इम्पोर्टेंट है, बस यही चीज़ें आपको याद रखनी होती है। अंत में मैं आपको एक सारणी बताऊंगा। ये चीज़ पढ़ने के बाद में आप उस सारणी को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो यहाँ से आने वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगली मिट्टी है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि डेजर्ट सोइल। नाम से ही पता चल रहा है कि यह आपको मिलेगी मरुस्थलीय प्रदेशों में, जो कि आपको मिलेगी अरावली के पश्चिमी इलाके में। राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पर आपको मिलेगी मरुस्थलीय मिट्टी। इस मिट्टी का जो रंग है वो थोड़ा लाल प्रकार का होता है। ये किसके कारण होता है? क्योंकि इसमें जो लोहा होता है उसकी अधिक मात्रा रहती है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में रहता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहती है। ये जो मिट्टी है यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी यानी जो राजस्थान का इलाका है वहाँ पर जो मिट्टी है वो ज़्यादातर मोटे अनाज के लिए सूटेबल है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन। यदि आप देखोगे तो भारत में राजस्थान सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन करने वाला स्टेट है, यानी कि जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो मोटे अनाज के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो ये हमारी मरुस्थलीय मिट्टी थी जो कि अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है। इसमें लोहा एवं फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहती है, और इसमें मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और तिलहन की पैदावार होती है। अगली मिट्टी है हमारी पर्वतीय मिट्टी यानी कि माउंटेन सोइल। सबसे पहले देखिए आपको ये मिलेगी कहाँ पर? जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो ग्रीन वाला इलाका है
वहाँ पर मिलेगी, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपको पर्वतीय प्रकार की मिट्टी मिलेगी। इस मिट्टी की जो प्रकृति है वो अम्लीय है। इसमें जीवाश्म की अधिकता रहती है, जबकि पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी। ये मिट्टी चाय, कहवा यानी कि कॉफ़ी, कहवा को क्या बोलते हैं, कॉफ़ी, और मसालों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो आपको पता लग गया होगा कि चाय, कहवा और मसाले का जो उत्पादन है वो कहाँ पर अधिक होता है। तो वो होता है पर्वतीय स्टेट में, जहाँ पे पर्वतीय प्रकार की मिट्टी मिलती है। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी है इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय है, इसलिए ये चाय, कहवा और मसाले के लिए उपयोगी है। इससे पहले भी हमने देखी थी जो मिट्टी थी वो चाय के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति भी कैसी थी, अम्लीय प्रकार की थी। तो ये हमारी पर्वतीय मिट्टी थी, इतना आपको इसमें याद रखना है। अगली हमारी मिट्टी है लवणीय मिट्टी यानी कि सैलाइन सॉइल। तो दोस्तों ये आपको मिलेगी जो शुष्क प्रदेश है, शुष्क जलवायु वाले प्रदेश हैं वहाँ पर मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको जो पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर। एक मिलेगी आपको जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर। उसके अलावा जो दक्षिण में जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा आपको जो ओडिशा का क्षेत्र है वहाँ पर भी आपको लवणीय प्रकार की मिट्टी मिलेगी। इसकी प्रकृति लवणीय है इसलिए क्षारीय है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय। इस मिट्टी को रेह, ऊसर और कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में अगर बात करें तो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इनकी अधिकता रहती है। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि मैंने बताए थे कि द्वितीयक प्रकार के तत्व हैं, इनकी अधिकता रहती है, जबकि नाइट्रोजन और चूने की कमी रहती है। तो ये हमारी थी लवणीय मिट्टी यानी कि सैलाइन। अगली हमारी मिट्टी है पीट मिट्टी यानी कि पीटी सोइल। तो दोस्तों इस मिट्टी में ये सबसे पहले तो ये मिट्टी आपको मिलेगी केरल के एलेपी जिला यानी कि केरल का एलेपी जिला है वहाँ पर। इसके अलावा उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जिला है वहाँ पर, और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पर आपको वो पीटी प्रकार की मिट्टी मिलेगी। इस मिट्टी में कार्बनिक और जैविक पदार्थों की अधिकता रहती है। ये जो दलदली क्षेत्र हैं यानी कि जो मार्सी सोइल है वहाँ पर आपको मिलेगी, यानी कि जो आर्द्र भूमियाँ हैं, ज़्यादातर जो आर्द्र भूमियाँ, आपने सुना होगा आर्द्र भूमियों के बारे में। जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं वो होते हैं दलदल क्षेत्र। तो उन दलदल क्षेत्रों में मार्सी प्रकार की सोइल मिलती है। भारी वर्षा और ऊंची आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ये आपको मिलेगी। इसकी प्रकृति अम्लीय प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? अम्लीय प्रकार की। और अम्लीय प्रकार के होने के कारण यहाँ पर आपको चाय की खेती अधिक देखने को मिलेगी पीटी सोइल में। तो ये थी हमारी 8 प्रकार की सोइल, जिसके बारे में हमने मैप की सहायता से देखा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सोइल पाई जाती है, किन पोषक तत्वों की अधिकता रहती है, किन की कमी रहती है और किस प्रकार की खेती के लिए सूटेबल है। तो ये ICAR के द्वारा दी गई 8 सोइल को हमने पढ़ा। अब दोस्तों मैं आपको एक सारणी के माध्यम से इन 8 प्रकार की जो मृदाएं हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। आपको ये सारणी याद कर लेनी है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इस सारणी से आप उन क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको उस सारणी के बारे में बताता हूँ। यह हमारी 8 प्रकार की मृदाएं थी। इसमें हम 4 चीज़ें देखेंगे कि जो मृदा है वो किस क्षेत्र में मिलेगी, उसकी मुख्य फसल कौन सी है, पोषक तत्व की जो प्रचुरता है वो कौन से पोषक तत्व हैं, और जो अभाव है वो कौन से पोषक तत्व हैं। तो जो सबसे पहली है हमारी जलोढ़ मिट्टी। तो ये देखिए ये मिलेगी आपको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, ये प्रमुख क्षेत्र है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे आपको मिलेगी जलोढ़ मिट्टी। मुख्य फसलों की बात करें तो इसमें धान, गेहूँ, गन्ना, आलू,
तिलहन एवं दलहन प्रकार की फसलें मिलेगी। पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें पोटास की प्रचुरता है, वहीं नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। अगली है हमारी काली मिट्टी। इसके क्षेत्र की बात करें तो ये मिलेगी आपको मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन राज्यों में आपको काली प्रकार की मिट्टी मिलेगी। मुख्य फसलों की बात करें तो कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार और गेहूं आपको मुख्य फसलें मिलेगी। कमी की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की कमी है, जबकि नाइट्रोजन एवं जो प्रचुरता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। आप ये याद रखें कि जो भारत की 8 प्रकार की सॉइल है उसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम है नाइट्रोजन और फास्फोरस की, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस की तो कमी मिलेगी। अगली हमारी मिट्टी है लाल मिट्टी, जो मिलेगी आपको तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, ओडिशा एवं मध्य प्रदेश। फसलों की बात करें तो इसमें मिलेगी मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास और गेहूं। प्रचुरता की बात करें तो इसमें लोहे की प्रचुरता है, वहीं नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी है। अगली है लेटेराइट, जो कि मिलेगी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। फसलें हैं चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना और काजू। लोहा एवं एल्यूमिनियम की प्रचुरता है, वहीं नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी मिलेगी। अगली है मरुस्थलीय मिट्टी। ये मिलेगी आपको दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फसलों की बात करें तो ज़्यादातर जो मोटे अनाज हैं वो मिलेंगे, जैसे बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज और सरसों और जौ। लोहे एवं एल्यूमिनियम की प्रचुरता है, जबकि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी है। अगली है पर्वतीय मिट्टी, जो कि आपको कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के जो पर्वतीय भाग है वहाँ पर मिलेगी। मुख्य फसलें आपको मिलेगी यहाँ पर सेब, नाशपाती एवं आलू। जीवाश्म की अधिकता मिलेगी, फास्फोरस एवं चूने की कमी मिलेगी। लवणीय मिट्टी की बात करें तो गुजरात के पूर्वी तट के डेल्टा क्षेत्र व सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, वहाँ पर आपको लवणीय मिट्टी मिलेगी। मुख्य फसलों की बात करें तो बरसीम, धान, गन्ना, गेहूं, आंवला, फालसा तथा जामुन, ये फसलें आपको लवणीय मिट्टी में मिलेगी। यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम की प्रचुरता मिलेगी, जबकि नाइट्रोजन एवं चूना की कमी मिलेगी। अंतिम हमारी मिट्टी है पीट मिट्टी, जो कि केरल के अलपुझा जिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा एवं सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में मिलेगी। फसलों की बात करें तो आलू, चुकंदर, अजवाइन, प्याज, गाजर, सलाद पत्ता, ये मिलेंगे आपको। प्रचुरता की बात करें तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक रहती है, पोटास एवं फॉस्फेट की कमी रहती है। दोस्तों, ये सारणी आपको बार बार याद कर लेनी है। 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है और किस प्रकार की फसलें वहाँ पर मिलेगी। और पोषक तत्वों की बात करें तो आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि जितनी भी मिट्टियाँ हैं वहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इनकी कमी मिलेगी। और जो प्रचुरता है वो आप 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो स्टडी लाइट चैनल है ये ब्रांड न्यू चैनल है। ये यहाँ पर मैं अभी भूगोल की सीरीज चला रहा हूँ, भारत के भूगोल की। मैं जल्दी ही मैथ्स, रीजनिंग, इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सभी सब्जेक्ट लेकर आने वाला हूँ, इसी प्रकार से आपको डिटेल में समझाने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।